हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन लर्न एंड ग्रो क्लासेस। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं वर्ब और वर्ब में मित्रों हम फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने 27 नंबर की एक्सरसाइज सॉल्व कर लिया है। अब इसके पश्चात नेक्स्ट नंबर पे आते हैं तो वो है 28 नंबर की एक्सरसाइज। ये भी फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड है, किंतु इसमें ट्रांसलेशन करने हैं और जो मेन वर्ब है, जो मेन उस वाक्य में मेन वर्ब होगी, उस मेन वर्ब की जगह हमें रखने हैं फ्रेजल वर्ब। आइए देखते हैं 28 नंबर की एक्सरसाइज में इंस्ट्रक्शंस क्या है, करने क्या है। हमें लिखा है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट मतलब अनुवाद करना। अनुवाद करने फॉलोइंग सेंटेंसेस, जो नीचे दिए गए सेंटेंसेस हैं, वाक्य हैं, मेकिंग यूज, उनका प्रयोग करते हुए आप द फ्रेजल वर्ब, किसका प्रयोग करते हुए, फ्रेजल वर्ब की का प्रयोग करते हुए। मेकिंग मतलब बनाना, बनाते हैं। फ्रेजल वर्ब का प्रयोग करते हुए बनाना है क्या, गिवन बिलो, जो नीचे दिए गए हैं, इन फ्रेजल वर्ब का प्रयोग करते हुए आपको जो सेंटेंस बनाने हैं उसको ट्रांसलेट करना है। किसमें, हिंदी से इंग्लिश में। हिंदी में दिए गए हैं, उन्हें इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करने होंगे। तो यहाँ पे जो लिखा है एक्ट अपॉन के अनुसार कार्य करना, बियर विथ सहन करना, ब्रिंग अप पालन पोषण करना। इस तरह से जो कॉल ऑफ है, कम अबाउट है, फॉल अपॉन है, गेट रीड ऑफ है, गो थ्रू है, लुक इनटू है, टर्न डाउन है। ये टोटल मिलाकर के 10 है, जिनका हम पहले फ्रेजल वर्ब, जब हमने जहां पे कुछ महत्वपूर्ण वर्ब देखे थे, वहां पे इनका सेंस देखा था। हालांकि मैं यहाँ भी आपको इसका सेंस क्या होता है बताऊंगा, किंतु इन्हीं वर्गों का प्रयोग करके जो सेंटेंस है उसे हमें ट्रांसलेट करना है हिंदी से इंग्लिश में। मेन वर्ब की जगह इन फ्रेजल वर्गों का प्रयोग करना है। देखिए, इन जो फ्रेजल वर्ब दिए गए हैं, इनके अपने सेंस क्या होते हैं। एक्ट अपॉन, अनुसार कार्य करना, के अनुसार कार्य करना, बियर विथ सहन करना, ब्रिंग अप पालन पोषण करना, कम ऑफ कॉल ऑफ समाप्त करना, कम अबाउट घटित होना, फॉल अपॉन आक्रमण करना, टूट पड़ना, युद्ध करना इत्यादि। गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। गो थ्रू से मतलब होता है किसी चीज का बहुत बारीकी से अध्ययन करना है, या देखना, या सहना। इतने सेंस होते हैं गो थ्रू के। लुक इनटू, ध्यान देना, ध्यान से कोई चीज की, जैसे पुलिस अब किसी मामले की छानबीन कर रही हो, उसमें ये लुक इनटू बहुत गहन बहुत डेप्थ में जाकर के उसकी तलाश करना, छानबीन करना, लुक इनटू। टर्न डाउन, ठुकरा देना। ये सेंस है इन फ्रेजल वर्बों के। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज क्या है, जिसमें हमने ये ट्रांसलेट करने हैं। जैसे पहला लिखा है फौजी सैनिक आतंकवादियों के ऊपर टूट पड़े। अब टूट पड़े का क्या सेंस था, कौन सी वर्ब है, फ्रेजल वर्ब थी जिसका सेंस था टूट पड़ना। देखिए, टूट पड़ना वैसे लिखा कहीं नहीं गया है। फॉल अपॉन, आक्रमण करना, मैंने अभी बताया था, आक्रमण करना, टूट पड़ना या युद्ध करना, ये सेंस दे रहा है। फौजी सैनिक आतंकवादियों के ऊपर टूट पड़े। दुनिया वायरल बीमारियों से छुटकारा पाना चाहती है। छुटकारा पाना, देखिए फ्रेजल, कौन सी फ्रेजल वर्ब है जो छुटकारा पाना का सेंस रखती है। छुटकारा पाना, गेट रीड ऑफ, ये सेंस नहीं है। तो इसे ट्रांसलेट करते हैं इस तरह से, एक एक करके। मैंने आपको दिखाया एक दो एग्जांपल समझाने के लिए कि यहाँ जो वर्ब है उसकी फ्रेजल वर्ब में सेंस क्या होते हैं, उन मेन वर्ब में के रूप में जो इस्तेमाल हो रही शब्द हैं, उन शब्दों की जगह हमें उसी फ्रेजल वर्ब को उठा करके रख देने हैं। हाँ, टेंस का ध्यान रखते हुए करना है। अब आप इसे ट्रांसलेट करने से पूर्व हमें एक चीज समझ में आना चाहिए, हमें तभी इसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। हमें सबसे पहले बात तो हमें टेंस आनी चाहिए। टेंस के साथ साथ इस
कौन जो सेंटेंस लिखे गए हैं वो किस टेंस में है, हम तभी जान पाएंगे जब हम टेंस को जानते हैं। टेंस जान जाएंगे तो फिर हम उसके स्ट्रक्चर पे आएंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है। बहरहाल मैं एक बार आपको सरसरी तौर पर टेंस को रिवाइज कराता हूं कि टेंस जो है कैसे, जो जितने भी टेंस हैं यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखे हैं। टेंस बेसिकली मित्रों जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है। प्रेजेंट को हम हिंदी में वर्तमान कहते हैं, पास्ट को हम हिंदी में भूत कहते हैं, या हम भूतकाल कह सकते हैं। टेंस का मतलब होता है काल, तो हम उसे भूतकाल कह सकते हैं, वर्तमान प्रेजेंट को वर्तमान काल कह सकते हैं, और फ्यूचर को भविष्य काल कहते हैं। तो ये 3 तरह के होते हैं। इन तीनों के 4 टाइप होते हैं। इंडेफिनिट होता है, जैसे हम कहते हैं इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये जो 4 हैं नाम, ये चारों के साथ सेट हो, तीनों के साथ सेट हो सकते हैं। हम उनके आगे नाम लगा देंगे जो भी करना चाहते हैं, प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर। हम प्रेजेंट को लगाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बन जाता है। पास्ट को इनमें लगा दो तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस बन जाता है। और फ्यूचर लगा दें तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बन जाते हैं। यहाँ मैंने बहुत संक्षिप्त रूप में टेंस के बारे में, जो टेंस है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उसके जो काइंड्स हैं उनके बारे में बहुत संक्षिप्त जानकारियां दी हैं। जैसे पहले प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस में पहला है इंडेफिनिट। इसकी पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में ये जो मैंने लिख रखा है ये है कि वाक्य के अंत में ताकि ते आते हैं, ये पहचान है। पहचान ता है, ती है, ते है। ताकि ते के बाद है, हो, हूं में से कोई भी आ सकता है। इसे जब ऐसे सेंटेंस में आएगा तो हम निश्चित हो जाएंगे कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट के इंडेफिनिट में है। अब जब हम इसे ट्रांसलेट करते हैं तो क्या होता है, साधारण वाक्य अगर दिया गया है तो सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर सिंगुलर साधारण वाक्य है, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का यूज किया जाता है। वहीं पे अगर साधारण वाक्य है, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया है, तो सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हाँ, एक चीज इसमें मैंने पूरी नहीं लिखी है, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि कोई भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब, फिर इस वर्ब में हेल्पिंग वर्ब एचबी जिसको कहते हैं और मेन वर्ब, ये दोनों होती है। तो अगर दोनों आती है तो पहले एचबी फिर उसके बाद मेन वर्ब, और उसके फिर पश्चात आता है ऑब्जेक्ट, फिर आता है अदर वर्ड, डब्ल्यू वर्ड। डब्ल्यू ओ का तात्पर्य है अदर वर्ड से। सब्जेक्ट जो है इसे कर्ता कहते हैं, वर्ब जो है इसे क्रिया कहते हैं, ऑब्जेक्ट जो है इसे कर्म कहते हैं। ये कर्म भी मित्रों 2 तरह से आते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। इन सबको हम पढ़ा चुके हैं, बहुत पूर्व ही बताया जा चुका है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इन सबको हम बहुत जब सेंटेंस एंड रीऑर्डरिंग जब से पढ़ना शुरू किया है तब से लेकर के अब तक न जाने कितनी बार इसको हम चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पे फिर से मैंने एक बात किया। अब अगर इसके नेगेटिव की बात आए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव की बात आए, तो उसमें डू और डज लगता है। तो सब्जेक्ट देखिए, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, मैंने सब्जेक्ट प्लूरल नहीं लिखा, सिर्फ वर्ब को सिंगुलर प्लूरल लिख दिया है। तो प्लूरल वर्ब लगेगी कब? जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब। तो सब्जेक्ट प्लूरल तो उसके साथ डू लगेगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ डज लगेगा। यहाँ वर्ब से आप जैसे वर्ब है सिंगुलर प्लूरल, उसी तरह से आप सब्जेक्ट को सिंगुलर प्लूरल कर लीजिएगा। फिर उसके पश्चात नॉट आता है, फिर उसके पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसे मैंने बहुत बार बताया है जब मॉडल ऑब्जेक्टिव पढ़ना शुरू किया था, और जब सेंटेंस पढ़ा रहा था उसमें एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे वर्ब में, तब भी मैंने ये बताया कि जो डू फॉर्म है इसके पास बाद सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। देखिए ये लिखा है,
तो आई होप आपको ये थोड़ा से बेसिक जानकारी आपको समझ में आई। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। ये आता है अगर वाक्य के अंत में तो समझिएगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। इसमें क्या रहता है, साधारण वाक्य है, सब्जेक्ट सिंगुलर, प्लूरल या फिर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसमें 3 तरह की क्रिया लगती है। आई के साथ एम लगता है, ही सी इट के साथ इज लगता है, और प्लूरल जो जितने सब्जेक्ट होते हैं आई बी यू दे, हालांकि इसमें आई का सिर्फ एम लेता है, बी यू दे जो होता है उनके साथ आर का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, चाहे हम इसे मिक्रो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कहें या फिर हम कहें इसे यू कह सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कहें, या फिर कह सकते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। दोनों का तात्पर्य एक ही है, बस थोड़ा ये डिस्क्रिप्टिव है, ये शॉर्ट है। तो उसके पश्चात ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का प्रयोग होता है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में। उसकी पहचान होती है चुका है, चुकी है, लिया है, ली है, इत्यादि शब्द आते हैं। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है वो है प्लूरल होता है सिंगुलर होता है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। किंतु उसके पश्चात जो मेन वर्ब आएगी वो V3 के रूप में आती है, अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में की जो पहचान होती है वो रहा है, रही है, रहे हैं, उसके पश्चात समय की बात की जाती है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हैज, यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह से मैंने इसको रिपीट नहीं किया, है प्लूरल होता है सिंगुलर होता है। उसके पश्चात हैव बीन लगता है, हैज बीन या हैड बीन। फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का लगना, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर उसके पश्चात सिंस और फॉर, उसके पश्चात टाइम। तो ये रहे कुछ संक्षिप्त परिचय जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के प्रेजेंट टेंस के थे। नेक्स्ट है पास्ट का। पास्ट के जो पास्ट टेंस में है उसमें देखिए ये भूत होता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट टेंस जो हिंदी में आएगा उसके वाक्य की पहचान ता, ते, दी के बाद था, थी, थे आते हैं, या फिर आया, गया, लिया, दी इत्यादि शब्द उसमें आते हैं। अगर वाक्य के अंत में तो आप समझिएगा कि वो पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा है। इसमें सभी सब्जेक्ट जितने होते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, सभी के साथ वी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और वही निगेटिव सेंटेंस की बात करें अगर, तो सभी सब्जेक्ट के साथ डिड का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद नॉट लगता है, फिर वी1 का प्रयोग किया जाता है, जैसे यहाँ पे प्रयोग किया गया था डू फॉर्म, और डू फॉर्म के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये डू फॉर्म का सेकंड फॉर्म है। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। रहा था, रही थी, रहे थे, ये वाक्य की पहचान है। वाक्य के अंत में आएंगे ये शब्द, तो आप जानिएगा ये बात कर रहा है पास्ट कंटिन्यूअस की। सब्जेक्ट आएगा वाज सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर, और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म से मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का लगना, और ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड, तो ये कंटिन्यूअस है। परफेक्ट की बात करें तो इसके वाक्य के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, लिया था, ली थी इत्यादि शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये सभी सब्जेक्ट चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उन सभी के साथ हैड और हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगी। फिर उसके बाद V3, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का प्रयोग किया जाता है। बात करें हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों में के अंत में इन शब्दों का आना बताते हैं कि ये इनकी पहचान है। रहा था, रही थी, रहे थे, उसके बाद समय अगर दिया है तो ये जानिएगा कि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात कर रहा है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस।
सभी सब्जेक्ट के साथ हैड लगेगा, उसके पश्चात बेन लगेगी, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट सिंगुलर सिंस और फॉर। ऑब्जेक्ट के बाद सिन, ये मैंने ये सिन लिख दिया है, उसका तात्पर्य है सिंस से, यहां से देख लीजिएगा सिंस और फॉर मैंने फुल लिखा है तो सिंस फॉर प्लस उसके बाद टेन जो लिखा है इसके मतलब है टाइम से। तो ये कुछ संक्षिप्त परिचय पास्ट के रहे। नेक्स्ट हम आते हैं फ्यूचर पे। फ्यूचर का मतलब है भविष्य से, और भविष्य में इंडेफिनिट टेंस में देखते हैं तो गा की गे के का से पहचान की जाती है। ये हिंदू वाक्यों के अंत में गा गी गे शब्द आते हैं। इसमें सब्जेक्ट सैल और विल दो हेल्पिंग वर्ब लगते हैं। आई वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है, आई वी के साथ शैल का, और रेस्ट ऑफ जितने प्रोनाउन या सब्जेक्ट बच जाते हैं उन सभी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। हालांकि मॉडर्न ग्रामेरियन जितने हैं वो सभी सब्जेक्ट के साथ विल का ही प्रयोग अब करते हैं, मॉडर्न ग्रामर में किया जाता है। उसके पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड इस तरह से आता है। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट की बात है। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं, तो आप इसे जानिएगा कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहा है। इसमें सब्जेक्ट जो यहाँ पे है वही लगेंगे, सब्जेक्ट आईवी के साथ सेल, रेस्ट ऑफ के साथ बिल, लेकिन मॉडर्न के ग्रामर के अनुसार सभी के साथ बिल, फिर उसके बाद बी और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस रहा। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट में चुका होगा, लिया होगा, ली होगी, ये शब्द दिए होते हैं। इसमें सब्जेक्ट के बाद सैल विल, चाहे सैल आएगा या विल आएगा, उसके पश्चात है का प्रयोग किया जाएगा। यूं हम कह सकते हैं सब्जेक्ट सैल है, विल है के पश्चात है वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे प्लस समय दिया होता है। सब्जेक्ट शैल विल हैव बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और सिंस यूज इनमें भी किया जाता है। तो ये कुछ संक्षिप्त परिचय है टेंस के। अब यहाँ मैंने नोट में कुछ लिख रखा है जो यहाँ पे आपको कुछ छूट गए थे बताने में, वो यहाँ है कि सिंगुलर सब्जेक्ट जितने होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ही, शी, इट या फिर कोई नाम, ये सब के सब सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, उन्हें स्टार्ट किया है। फिर प्लूरल सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, आई, वी, यू, दे, ये प्लूरल होते हैं। इनमें कुछ एक्सेप्शन है तो मैंने उसको भी लिख दिया। आई के साथ कंटिन्यूअस में देखिए यहाँ पे एम लगता है, ही, सी, इट के साथ या किसी नाम के साथ इच का प्रयोग होता है। रेस्ट मतलब यहाँ पे पूरा नहीं लिखा मैंने, ये इसका तात्पर्य है कि रेस्ट आर द प्रोनाउन, जो वाक्य के प्रोनाउन हैं उनके साथ आज का प्रयोग किया जाता है। आई बी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है। रेस्ट ऑफ द प्रोनाउन के साथ विल का प्रयोग किया जाता है, जो ग्रामर पहले भी रही है। बट इन मॉडर्न ग्रामर, परंतु मॉडर्न ग्रामर में जो आधुनिक ग्रामर है, विल अप्लाई विथ ऑल सब्जेक्ट, विल का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। तो ये कुछ संक्षिप्त परिचय रहा जो टेंस से संबंधित था। अब हम इस एक्सरसाइज को आसानी से, मुझे उम्मीद है, कर सकते हैं। देखिए पहले आते हैं फौजी सैनिक आतंकवादियों के ऊपर टूट पड़े, तो हमने टूट पड़ने का क्या देखा था, आक्रमण करना, फॉल अपॉन, आक्रमण करना। अब हम जब इसे ट्रांसलेट करेंगे तो कॉन्सेप्ट सबसे पहले ये देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट टेंस में है। जिस टेंस में होगा उसी टेंस में अगर हम इसे करते हैं तो आसानी से कर पाएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि फौजी सैनिकों का क्या होता है, या तो हम आर्मी सोल्जर कहें, लेकिन थोड़ा पता होता है, हम सोल्जर ही से जो कह देंगे तो भी ये आर्मी सोल्जर का ही वोट कराएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द आर्मी, द सोल्जर
द सोल्जर्स। अच्छा, फिर देखिए कि जब जो भी हम रहता है उसे लिखते कैसे हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया स्ट्रक्चर का, फिर उसके बाद वर्ब, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद अदर वर्ड, ये साधारण वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं और ये साधारण वाक्य है भी। किंतु किसके में है, टूट पड़े, टूट पड़े अभी टूटे नहीं है, न टूटेंगे, ये टूट पड़े यानी पास्ट की बात कर रहा है। और हमने पास्ट में भी अभी देखा था कि सभी सब्जेक्ट के साथ V2 का प्रयोग किया जाता है। आप यहाँ पे एक बार उसे देख भी सकते हैं। देखिए इंडेफिनिट है, सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया जाता है, तो हम यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। और सेकेंड फॉर्म में हमने अभी देखा फॉल, फॉल अपान से तात्पर्य होता है टूट पड़ना। फॉल अपान का मतलब होता है टूट पड़ना या आक्रमण करना। तो द सोल्जर, द सोल्जर्स। अब इस फाल का सेकेंड फॉर्म होता है फेल, हम यहाँ पे लिखेंगे फेल अपॉन। फेल अपॉन क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये इसमें ये देखिए जो फ्रेजल वर्ब बनती है वो बनती है वर्ब प्लस प्रीपोजिशन से। हम जो भी छेड़छाड़ करना है हम करेंगे वर्ब के पार्ट में, ना कि प्रीपोजिशन के। अपान वाले पार्ट में हम कतई नहीं करेंगे, इसलिए मैंने FELL लिखा। द सोल्जर्स फेल अपॉन, फौजी सैनिक टूट पड़े, के ऊपर टूट पड़े, किसके ऊपर, द टेररिस्ट, याद लिख देता हूं, टेररिस्ट के ऊपर, द सोल्जर्स फेल अपॉन द टेररिस्ट, फौजी सैनिक आतंकवादियों के ऊपर टूट पड़े। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लिखा है दुनिया वायरल बीमारियों से छुटकारा पाना चाहती है। छुटकारा पाना जो होता है वो होता है गेट रीड ऑफ, get rid of, get rid of, get rid of मतलब होता है छुटकारा पाना। छुटकारा पाना चाहती है, किसकी बात कर रहा है, चाहती है, ता है, ते है, किसमें आता है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम ता का प्रयोग करते हैं। तो हम दुनिया, कौन चाहती है, दुनिया चाहती है। हम अच्छा एक चीज और देखिए, आप जब भी आप कौन से प्रश्न करेंगे क्रिया में, जैसे मैं यहाँ कहता हूँ चाहती है, चाहती है, कौन चाहती है, कौन चाहता है या चाहती है, तो दुनिया चाहती है। यहाँ पे जैसे टूट पड़े, कौन टूट पड़ा, कौन टूट पड़ा, कौन टूट पड़ा, फौजी सैनिक। हमें कौन से प्रश्न करने पे क्या मिलेगा, सब्जेक्ट बराबर करता, हमें करता मिलेगा। क्या से प्रश्न करेंगे हम, हमें क्रिया मिल जाता है, लेकिन किसी क्या से या किसको से प्रश्न करेंगे क्रिया में। जैसे यहाँ टूट पड़ना है, मैं यहाँ टूट पड़ना फिर से लिख दूं, क्या टूट पड़ा, कोई आंसर नहीं मिला, क्या टूट पड़ा, कोई आंसर नहीं। किसके ऊपर टूट पड़े, आतंकवादियों के ऊपर टूट पड़े। या फिर देखिए कौन छुटकारा पाना चाहता है, दुनिया किससे छुटकारा पाना चाहती है, वायरल बीमारियों से, वायरल बीमारियों से चाहती है छुटकारा पाना। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट को प्राप्त करेंगे। यहाँ बात हम देखते हैं गेट रीड ऑफ, गेट रीड ऑफ से तात्पर्य है गेट रीड ऑफ से मतलब है छुटकारा पाना। तो दुनिया, द वर्ड जो है सिंगुलर है, दुनिया चाहती है, wants to,
हमने देखा था कि अभी जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर सेंटेंस है, साधारण वाक्य में है और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग करते हैं। तो हम उसी तरह से किए कि दुनिया चाहती है, द वर्ल्ड वांट्स टू, क्या चाहती है? गेट रीड ऑफ, गेट रीड ऑफ, छुटकारा पाना चाहती है। किसे? वायरल बीमारियों से। गेट रीड ऑफ वायरल डिजीज, डिजीज में यहां लिख देता हूं डिजीज, ये होता है DIFEASES, डिजीज होता है। फिर से लिख देते हैं डिजीज होता है। तो द वर्ल्ड वांट टू गेट रीड ऑफ वायरल डिजीज। आई होप आपको सेकंड नंबर का क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने तुम्हारे शिकायती पत्र की सारी विषय वस्तु पढ़ ली है। सारी विषय वस्तु का पढ़ना किसमें आया था? कौन से का सेंस होता है? देखिए, गो थ्रू, सहना, अध्ययन करना, बारीकी से कोई चीज देखना। बारीकी से जब कोई शिकायती पत्र दिया है तो डेफिनेट हम उसे बहुत गहराई से, बहुत इत्मीनान से देखेंगे, तभी हम उसके मैटर को समझ सकते हैं। मैंने तुम्हारे शिकायती पत्र की सारी विषय वस्तु पढ़ ली है। पढ़ ली है, क्या कर ली है? गो थ्रू। गो थ्रू का मतलब है गहराई से पढ़ना, गहन अध्ययन करना। कौन पढ़ा है? पढ़ ली है। देखो, कार्य समाप्त हो गया है, परफेक्ट ली है। ली है अभी आप देखे थे, इसमें आया था, प्रेजेंट के परफेक्ट में आया था, चुका है, चुकी है, ली है। तो इस तरह का उसकी पहचान थी, उससे हमने पहचाना क्या है, ये प्रेजेंट के परफेक्ट में है। आप यहां से एक बार देख भी सकते हैं, ये प्रेजेंट के परफेक्ट में है। देखिए, परफेक्ट, चुका है, चुकी है, लिया है, ली है, ये शब्दों का प्रयोग हम किस में करते हैं? प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में करते हैं। तो प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में अगर सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग, सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है और इसके पश्चात वी थ्री का प्रयोग करते हैं। तो मैंने, आई है, आई शैल हैव का प्रयोग करेंगे। आई हैव पढ़ ली है। गो थ्रू, गो थ्रू। किंतु वर्ब की थर्ड फॉर्म हम प्रयोग करेंगे तो इसका थर्ड फॉर्म होता है वेंट और गॉन। गो वेंट गॉन, तो गॉन का प्रयोग करेंगे। आई हैव गॉन थ्रू, आई हैव गॉन थ्रू। मैंने पढ़ ली है, क्या पढ़ ली है? सारी विषय वस्तु। सारी मतलब पूरा, सारी का मतलब है पूरा, तो ऑल द कंटेंट्स, ऑल द कंटेंट, सारी विषय वस्तु पढ़ ली है। ऑफ काफी के होता है, ऑफ योर कंप्लेंट लेटर, योर कंप्लेन लेटर्स नहीं रहेगा, लेटर रहेगा, योर कंप्लेन लेटर्स। तो आई हैव गॉन थ्रू, मैंने पढ़ ली है। ऑल द कंटेंट, सभी, सारी विषय वस्तु ऑफ योर कंप्लेंट लेटर, तुम्हारे शिकायती पत्र की सारी विषय वस्तु मैंने पढ़ ली है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको समझना क्या है? सब्जेक्ट जानना है। सब्जेक्ट हमें मिलेगा कौन से, क्रिया में कौन सा प्रश्न करेंगे, हमें सब्जेक्ट मिल जाएगा। हम क्रिया में क्या या किसको से प्रश्न करेंगे, किसको किसकी से प्रश्न करेंगे, क्या या किसको से, तो हमें ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, हमें ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। और वर्ब, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हमें सेंटेंस की पहचान से मिल जाएगा।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, एक आज्ञाकारी लड़का अपने से बड़ों की के अनुसार कार्य, सलाह के अनुसार कार्य करता है। तो आज्ञाकारी का होता है ओबीडियंट। ओबीडियंट मतलब होता है आज्ञाकारी, बॉय मतलब होता है लड़का, बड़ा मतलब होता है एल्डर। एल्डर सलाह, एडवाइस, एडवाइस की बात कर रहा है, के अनुसार कार्य करता है। एक्ट अपॉन, एक्ट अपॉन मतलब होता है के अनुसार कार्य करना। अब ता है, ये बता रहा है कि ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में है, क्योंकि उसी के अंत में ताती आता है। अब फिर उसके पश्चात हमें पता करना होगा कि ये इसका सब्जेक्ट क्या है। तो कौन कार्य करता है? एक आज्ञाकारी लड़का। एक आज्ञाकारी लड़का सिंगुलर है कि प्लूरल? ये सिंगुलर है, और सिंगुलर हमने देखा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग करके हम उसे सिंगुलर बनाते हैं उस वर्ब को। तो हम सबसे पहले लिखेंगे एन ओबीडियंट बॉय, एन ओबीडियंट बॉय, एन ओबीडियंट बॉय। अब फिर उसके बाद वर्ब लिख लेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने देखा सब्जेक्ट के पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर वाक्य साधारण है तो साधारण वाक्य है एक्ट अपॉन, एक्ट अपॉन, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग करते हैं, तो हम यहाँ यस कर दें। द एन ओबीडियंट बॉय एक्ट्स अपॉन, एक्ट अपॉन द एडवाइस, एडवाइस, द एडवाइस of his elder, of his elders, अपने से बड़ों का। तो हिज मतलब अपने, आप मतलब बाकी के, अपने से बड़ों के सलाह के अनुसार कार्य करता है। तो एन ओबीडियंट बॉय एक्ट्स अपॉन द एडवाइस ऑफ हिज एल्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। तो पुलिस मामले की छानबीन करना, छानबीन करने का जो किस फ्रेजल वर्ब का है? छानबीन करना, ध्यान देना। देखिए लुक इनटू का मैंने बताया था, जब इसको बता रहे थे तभी मैंने बताया था कि ध्यान देना या किसी चीज की छानबीन करना। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, तो लुक इनटू का मतलब होता है छानबीन करना। लुक इनटू से मतलब है छानबीन करना। अब पुलिस जो वर्ड है ये कभी भी सिंगुलर होता ही नहीं, प्लूरल ही होता है। तो द पुलिस, द पुलिस, ये पुलिस जो है वो सब्जेक्ट है। कैसे पता चला? छानबीन कर रही, कौन छानबीन कर रहा? पुलिस कर रही है। अब रही है, रहा है, ये सब किसमें आते हैं? प्रेजेंट के कंटीन्यूअस टेंस में ये आते हैं। प्रेजेंट के कंटीन्यूअस टेंस में आई के साथ एन, ही सी इट के साथ इज, और बी यू दे यानी बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं। तो पुलिस अभी मैंने बताया कि ये प्लूरल होती है, तो हम इसके साथ आर लगाएंगे। और ये जितने लगते हैं इनके पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या फिर वी फोर्थ, मैंने ये बताया आपको। तो यहाँ पे जो लुक इनटू है ये वर्ब के रूप में प्रयोग होगा, और हम लोग लुकिंग करेंगे, लुकिंग इनटू, क्योंकि ये वर्ब है, इस वर्ब में आईएनजी जोड़ना पड़ेगा। लुकिंग इनटू, छानबीन कर रही है मामले की। अच्छा, जो मामला है, मामले की अंग्रेजी आपको यहाँ पे मैटर नहीं लिखने हैं। मैटर कोई मामला, सामान्य सी बात नहीं है, वो बात कर रहा है किसी केस की। लुकिंग इनटू द केस, तो द पुलिस आर लुकिंग इनटू द केस, उस केस की छानबीन कर रही है या उस मामले की तफ्तीश कर रही है। तो पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। तो आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, मांगे स्वीकार हो गई और मजदूरों ने हड़ताल समाप्त कर दी।
समाप्त कर देना। देखिए किसका मतलब होता है समाप्त करना। समाप्त करना काल ऑफ से मतलब होता है समाप्त करना, और समाप्त करना की अंग्रेजी काल ऑफ है। इसमें साथ ही साथ आप दो चीजें देख रहे होंगे कि दो सेंटेंस दिया गया है, मांगे स्वीकार हो गई और कंजूशन है, मजदूरों ने हड़ताल समाप्त कर दी। तो हड़ताल समाप्त करना की अंग्रेजी क्या है? कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का प्रयोग हड़ताल का होता है स्ट्राइक। मजदूर वर्कर, और स्वीकार करना एक्सेप्ट या ग्रांटेड मतलब स्वीकार कर ली गई है। मांगे क्या? डिमांड्स मांगे, बहुत सारी मांगे हैं, तो मांगे स्वीकार हो गई हैं। मांगे स्वीकार हो गई, अभी की बात कर रहा है? नहीं, बीते हुए की बात कर रहा है। हाँ बिल्कुल, बीते हुए की बात कर रहा है। मांग स्वीकार हो गई है, तो मांग स्वीकार हो गई है सिंपल सा है, पास्ट की बात कर रहा है, और पास्ट में सिंगुलर सब जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट के साथ V2 का प्रयोग किया जाता है। तो मांग हम लिखेंगे डिमांड्स। डिमांड्स प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल से कोई फर्क नहीं पड़ता प्रेजेंट पास्ट के इंडेफिनिट में, क्योंकि सभी सब्जेक्ट के साथ V2 का ही प्रयोग करते हैं। तो हम चाहे एक्सेप्टेड लिखें चाहे ग्रांटेड लिखें, द डिमांड्स यहां पे लिख लीजिएगा, द डिमांड्स एक्सेप्टेड या ग्रांटेड। जो मांगे हैं स्वीकार हो गई, और एंड मजदूरों ने हड़ताल समाप्त कर दी। मजदूर वर्कर्स ये कर दी, ये भी समाप्त हो चुका है। तो फिर से हम इस काल का सेकेंड फॉर्म लिखेंगे, वो होता है कॉल्ड। तो हम लिखेंगे वर्कर्स कॉल्ड ऑफ। कॉल्ड ऑफ क्या समाप्त कर दिया? वर्कर्स कॉल्ड ऑफ, मजदूरों ने समाप्त कर दी क्या? स्ट्राइक, द स्ट्राइक। तो द डिमांड्स, अच्छा ये मैं यहाँ पे सेंटेंस जो था तो ये सेंटेंस मांगे स्वीकार हो गई, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में थोड़ी सी मिस्टेक हुई, मैं ध्यान पे नहीं रहा। यहाँ वर्ब होगा, क्योंकि जब हम इसको करेंगे पैसिव वॉइस में तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होगी। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ सेकेंड फॉर्म ना हो करके, जैसे मैंने यहाँ पे अभी बता दिया। हालांकि लगता है सेकेंड फॉर्म, किंतु ये सेंटेंस जब पैसिव स्ट्रक्चर में होगा तो टू बी में जो आते हैं वो होता है इज, एम, आर, वाज और वर, इतने आते हैं। इन सब के पश्चात वैसे तो V4 आता है, या हम यूं कहें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लग के आता है। किंतु यहाँ पे जब सेंटेंस पैसिव में होगा तो इनके पश्चात ING ना आकर के V3 का प्रयोग होता है, और ये V3 है। तो द डिमांड्स वर एक्सेप्टेड, जो स्वीकार कर ली गई है। और सेंटेंस पैसिव में कब होता है? जब डूअर खुद ना वर्क करता है। देखिए मांगे स्वीकार हो गई, किसी ने स्वीकार किया है, जो कीमत इसमें डूअर है कौन है? मजदूरों की मांगे स्वीकार की गई, ये कार्य नहीं कर रहा है, मांग स्वीकार की है, कोई मालिक है वो स्वीकार किया। यहाँ पे क्या वर्कर क्या कर रहे हैं? मजदूरों ने हड़ताल समाप्त, यहाँ डूअर वर्क कर रहा, इस सेंटेंस में डूअर वर्क कर रहा, किंतु यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा, इसलिए ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा। तभी होगा द डिमांड्स वर एक्सेप्टेड या ग्रांटेड एंड वर्कर्स कॉल ऑफ द स्ट्राइक। आई होप आपको समझ में आ गई होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो 7 नंबर का है, हम उनके साथ सहन करते हुए नहीं चल सकते जो हमेशा दूसरों की आलोचना करते हैं। तो सहन करना का क्या होता है?
बियर विथ मतलब सहन करना। अब हम इसे ट्रांसलेट करते हैं, हम उनके साथ सहन करते हुए नहीं चल सकते हैं। एक सेंटेंस ये है, जो हमेशा दूसरों की आलोचना करते हैं। तो हमने वियर विथ देखा, वियर विथ मतलब होता है सहन करना, सहन करना। अब आलोचना का होता है क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज मतलब आलोचना कर, अदर्स दूसरों का आदर, हमेशा, ऑलवेज। और सहन करना का लिख लिए, हम उनके साथ सहन करते हुए नहीं चल सकते हैं। मतलब हम उनकी कोई बात है जिसे सहन नहीं कर सकते। तो नहीं सकने के अर्थ में हमने देखा था कैन का प्रयोग किया जाता है, और नहीं आया है तो कैन नॉट का प्रयोग करें। चाहे हम कैन नॉट इस तरह से लिखते या फिर कैन इस तरह से लिखते, दोनों में से कोई एक लिखेंगे, हम नॉट को सेपरेट नहीं करेंगे कैन से। अब अच्छा, ये है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम की अंग्रेजी होती है वी। और फिर कैन नॉट, वी कैन नॉट, हम नहीं सकते सहन कर, कैन नॉट बियर विथ। अच्छा, जब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आएगी, जहां सब्जेक्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा सब्जेक्ट है, तो उसी तरह से जो इसके पश्चात वर्ब आएगी वो उस पे इफेक्ट यही पड़ता है कि सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। उसके पश्चात सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो आई कैन नॉट बियर विथ दोज, उन लोगों का, उनके साथ, जो वो लोग हैं, आई कैन नॉट बियर विथ दोज, मैं उनके साथ सहन नहीं कर सकता, मैं उनका सहन नहीं कर सकता जो, हु कंजंक्शन के रूप में हु का अर्थ होता है जो कि आई कैन नॉट बियर विथ दोज हु ऑलवेज क्रिटिसाइज अदर्स, जो दूसरों की हमेशा आलोचना करते रहते हैं, मैं उनको सहन नहीं कर सकता। तो वी कैन नॉट बियर विथ, मैं उन लोगों को सहन नहीं कर सकता हूँ जो कि ऑलवेज सदैव क्रिटिसाइज अदर्स, दूसरों की आलोचना करते रहते। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहाँ क्रिटिसाइज को मैंने ये जो है एज इट इज रहने दिया, क्योंकि यहाँ जो दोज लिखा है ये प्लूरल है और एंटीसीडेंट है। जब यहाँ ये जो हु है वो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, जब मैंने प्रोनाउन पढ़ाया था वहां पे आप जा करके देखेंगे, तो जो एंटीसीडेंट होता है उसके रिलेटिव प्रोनाउन के पश्चात जो वर्ब होती है उसके एंटीसीडेंट के अनुसार आती है, और दोज प्लूरल है इसलिए क्रिटिसाइज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला, उसने मेरा निवेदन ठुकरा दिया, लिया, दिया, गया, आया, इस तरह का जो है हमने किसमें देखा था, पास्ट, सिंपल पास्ट। और सिंपल पास्ट में ठुकरा दिया था क्या होता है, ठुकरा देना, टर्न डाउन मतलब होता है ठुकरा देना। और टर्न डाउन का जब हम ट्रांसलेट करेंगे इसको, उसने मेरा निवेदन ठुकरा दिया, ये पास्ट में है और सिंपल सेंटेंस है, V2 का यूज किया जाएगा, अर्थात टर्न को टर्न किया जाएगा, TURNED, टर्न, और डाउन लिख दिया जाएगा। उसने की अंग्रेजी ही टर्न डाउन, उसने ठुकरा दिया क्या, मेरा निवेदन, माई रिक्वेस्ट, टर्न डाउन माई रिक्वेस्ट, उसने मेरा निवेदन ठुकरा दिया। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगला क्वेश्चन है, कर्ण का पालन पोषण राधा और अधिरथ के द्वारा हुआ। देखिए, द्वार के द्वारा हुआ, फिर से सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, के द्वारा हुआ था, किससे आया, क्या, पास्ट
पास्ट इंडेफिनिट है जब भी हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे, और पैसिव वॉइस में करेंगे तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वाज, और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर का प्रयोग करेंगे। कर्ण, कर्ण क्या है? सिंगुलर। कर्ण सिंगुलर है तो वाज, वाज। कर्ण वाज। अच्छा, पालन पोषण करने का हम देखे थे ब्रिंग अप होता है, ब्रिंग अप मतलब पालन पोषण होता है। तो इस ब्रिंग का थर्ड फॉर्म लिखेंगे और वो थर्ड फॉर्म होगा ब्रॉट अप। द कर्ण वाज ब्रॉट अप, कर्ण का पालन पोषण किया गया बाय, द्वारा, के द्वारा, किसके द्वारा? राधा और अधिरथ। राधा एंड अधिरथ। कर्ण वाज ब्रॉट अप बाय राधा एंड अधिरथ। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब अगला चलते हैं, और ये एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न है। मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरी अनुपस्थिति में ये कैसे घटित हुआ। तो घटित होने का क्या था? घटित होने का होता है कम अबाउट, और कम अबाउट है, कम अबाउट मतलब होता है घटित होना, घटित होना कम अबाउट, घटित होना हाउ, कैसे, और इसका देश, ये इन, अनुपस्थिति, अब्सेंस, मांग, मेरे, चाहता हूं, वांट, जानना, नो, और ये आगे। इसमें दो सेंटेंस दिया गया है। यह मैं जानना चाहता हूं कि मेरी अनुपस्थिति में कैसे घटित हुआ। इधर का सेंटेंस प्रेजेंट में है और इधर का सेंटेंस पास्ट में। तो एक को हम सिंपल प्रेजेंट में, एक को हम सिंपल पास्ट में ट्रांसलेट करेंगे। हम लिखेंगे आई वांट टू, आई वांट टू नो, मैं ये जानना चाहता हूं। क्या जानना चाहता हूं? हाउ, कैसे। क्या जानना चाहता हूं? मेरी अनुपस्थिति में कैसे घटित हुआ। हाउ दिस कम अबाउट। अगर ये लिखते हैं तो क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि इधर का सेंटेंस पास्ट में है। तो हम पास्ट में, सिंपल पास्ट में कम का जो सेकेंड फॉर्म लिखते हैं वो होता है केम। COME, CAME और COME तीनों फॉर्म होते हैं। हम इसे केम करेंगे। तो हाउ दिस केम अबाउट, ये कैसे घटित हुआ। इन माई अब्सेंस। तो ये रहे 1 से 10 नंबर तक के क्वेश्चन जो 28 नंबर एक्सरसाइज से रिलेटेड थे। मैंने एक एक करके आपको संक्षिप्त में टेंस के साथ इसे ट्रांसलेट करते हुए आपको समझाने का प्रयत्न किया है। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हैं तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नहीं समझ में आए हैं, जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए हैं उसे आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं है मैं उसे ऑन बोर्ड आपको पुनः समझाने का प्रयत्न करूंगा। आप इसके पश्चात जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 29 नंबर की, उसे लेकर के नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।